हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट पर बहस हुई। एससी में उपवर्गीकरण के साथ जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर के बारे में 281 पेज का फैसला लिखा। 3 अन्य जजों जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करना राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि एससी में उपवर्गीकरण किया जाएगा, लेकिन एसटी और एससी दोनों में, मतलब एसटी के लिए अभी उपवर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, उनके लिए सिर्फ क्रीमी लेयर का प्रावधान है। ठीक है, तो पूरी चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि पूरा ये मैटर क्या है। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का हक है। इसी दौरान जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर के बारे में 281 पेज का फैसला लिखा है, जिस पर 3 अन्य जजों विक्रमनाथ, पंकज मित्तल और सतीश चंद्र शर्मा ने अपनी सहमति जताई है। देश की सबसे बड़ी अदालत के बीते दिन अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिए पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। फैसले की सुनवाई में हिस्सा रहे जस्टिस गवई ने कहा कि राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मसले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के समेत अन्य न्यायाधीशों ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर अलग अलग राय रखी। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्रीमी लेयर पर क्या कहा गया है, फैसले में इस व्यवस्था पर क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य एससी श्रेणी के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटे के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुनाया है। इसके जरिए 2004 में ईवी चेन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया गया है। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई की थी। बाद 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। क्रीमी लेयर को लेकर कोर्ट में क्या हुआ। फैसले के दौरान बहस से जो मुख्य बिंदु सामने आए, उनमें से एक यह भी है कि अदालत ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया है। कई जजों ने न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने पर राय रखी। वर्तमान में यह व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण पर लागू होती है। मुख्य रूप से न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखना चाहिए। बता दें कि 4 न्यायाधीशों ने अपने अपने फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया। क्रीमी लेयर पर किस जज ने क्या कहा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पहले के न्यायाधीश ही नहीं बल्कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी किसी वर्ग या जाति के लोगों को विशुद्ध रूप से जाति के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ दिखाई दिए
और देश को योग्यता के आधार पर आगे ले जाना चाहते थे। इन विचारों के बावजूद संविधान संशोधनों में दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई थी ताकि उन्हें बराबर स्तर पर लाया जा सके। इस प्रकार आरक्षण नीति सही ढंग से लागू की गई। जस्टिस सतीश ने कहा कि चूंकि आरक्षण के कार्यान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि पिछड़े वर्गों में से कुछ आगे बढ़ गए, इसलिए पिछड़े वर्ग के पिछड़े लोगों का उत्थान करना अनिवार्य हो गया, जिसके लिए उपवर्गीकरण का फैसला दिया गया। न्यायमूर्ति गवई ने क्रीमी लेयर के पक्ष में अपनी राय रखते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या अखिल भारतीय सेवा का कोई अन्य अधिकारी बन जाता है और समाज में उसकी स्थिति सुधर जाती है, लेकिन फिर भी उसके बच्चों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलता है। आरक्षण केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रखना होगा। जस्टिस सतीश ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी विशेष जाति वर्ग के कुछ लोगों समाज में आगे बढ़ते हैं तो पूरी जाति या वर्ग पिछड़ा नहीं रह जाएगा। फिर भी यदि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति अगड़े वर्ग के बराबर आ जाता है तो यह समझना कठिन है कि उसके बच्चों को सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से किसी भी तरह से वंचित, दलित या पिछड़ा कैसे माना जाएगा। इसलिए जिस जाति का वह व्यक्ति है उसे आरक्षण के लाभ से पूरी तरह से बाहर नहीं रखा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से जिस परिवार ने एक बार लाभ ले लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे परिवार को आरक्षण केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रखना होगा। न्यायमूर्ति गवई ने अपने राय में कहा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने एनएम थॉमस में बार बार कहा कि राज्य को एसटी/एससी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके वर्गों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। यह कहा कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज या किसी शहरी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की तुलना ग्रामीण स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से नहीं की जा सकती और उसे एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, मतलब उसे होमोजीनियस ग्रुप नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि राज्य को एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने की नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जा सके। जस्टिस सतीश ने कहा कि संविधान के तहत इसके विभिन्न संशोधनों द्वारा आरक्षण की नीति को नए सिरे से देखने और एसटी/एससी, ओबीसी समुदायों के उत्थान के लिए अन्य तरीके बनाने की ज़रूरत है। जब तक कोई नया तरीका नहीं बनाया जाता या अपनाया नहीं जाता, तब तक मौजूदा आरक्षण प्रणाली में उपवर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति दी जाए। इन श्रेणियों के व्यक्तियों के उत्थान के लिए कोई भी सुविधा जाति के अलावा पूरी तरह से अलग मानदंडों पर होनी चाहिए। उपवर्गीकरण की यह व्यवस्था आर्थिक स्थिति, व्यवसाय और व्यक्ति के रहने के स्थान, शहरी या ग्रामीण के आधार पर मौजूद सुविधाओं पर आधारित हो सकती है। जस्टिस सतीश ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी के लिए सीमित होना चाहिए। यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ लिया और अच्छा स्तर पा लिया तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति के वर्ग को बाहर करने के लिए समय समय पर कवायद की जानी चाहिए। फैसले में क्रीमी लेयर पर क्या लिखा गया? अदालत ने फैसले में भी एसटी/एससी में क्रीमी लेयर लागू करने पर महज राय व्यक्त की गई। फैसले में कहा गया कि एसटी/एससी में क्रीमी लेयर की पहचान राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जानी चाहिए ताकि एसटी/एससी के बीच मूलभूत समानता को पूरी तरह से पाया जा सके। एससी/एसटी में क्रीमी लेयर कैसे लागू किया जा सकता है? इस मसले पर हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता जी से बात की। इस बारे में विराग कहते हैं, क्रीमी लेयर और जातियों का वर्गीकरण दो अलग अलग मसले हैं। क्रीमी लेयर के दायरे में व्यक्ति और परिवार आते हैं, जबकि उपवर्गीकरण के दायरे में पूरी जाति आती है। इस मामले से जुड़ी अधिकांश याचिकाओं और अपीलों में कोटा
का संवैधानिक पहलू प्रमुख था। इस बारे में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के बाद 7 जजों की संविधान पीठ का गठन हुआ। 6 जजों ने बहुमत से कोटे में कोटा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकार को स्पष्ट तौर पर पुष्ट किया। क्रीमी लेयर के बारे में जस्टिस गवई ने 281 पेज का फैसला लिखा है, जिस पर 3 अन्य जजों विक्रम नाथ, पंकज मित्तल और सतीश चंद्र शर्मा ने अपनी सहमति जताई है। जस्टिस मित्तल के अनुसार आरक्षण की सुविधा मिलने के बाद अगली पीढ़ी को क्रीमी लेयर के दायरे में रखना चाहिए। हालांकि क्रीमी लेयर के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं है, लेकिन इस बारे में नीति बनाए बगैर कोटे में कोटा निर्धारित करना मुश्किल होगा। क्या इसे ओबीसी आरक्षण की तर्ज पर लागू किया जा सकता है? इसके जवाब में विराग कहते हैं कि क्रीमी लेयर फार्मूले को ओबीसी आरक्षण में लागू करने के लिए 1992 में इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। उसके अनुसार एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 1993 में डीओपीटी विभाग ने 6 श्रेणियां बनाई थी। उस समय सालाना आमदनी की लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई थी, जिसे 2017 में बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। इसे बढ़ाने के लिए साल 2019 में कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जजों के अनुसार ST/SC वर्ग में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए ओबीसी की बजाय अलग पैमाने बनाए जा सकते हैं। राज्यों में मनमाने तरीके से क्रीमी लेयर को फार्मूला बना तो विवाद के साथ मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी। इसलिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा ये मैटर है, उस मैटर का जो कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि अभी तक आप सभी को पता है कि ओबीसी जो आरक्षण का कोटा था, उसमें क्रीमी लेयर का प्रोविज़न था कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज़्यादा किसी भी परिवार की आमदनी होती है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि क्रीमी लेयर का मतलब है क्या। 2 चीज़ें हैं, एक है क्रीमी लेयर और दूसरी चीज़ क्या है, जिसको बोला जाए कि सब क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना, सब क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन एक जाति पर लागू होगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर जैसे अगर हम क्रीमी लेयर की बात करें तो अगर कोई ओबीसी परिवार का व्यक्ति है, अगर उसको वहाँ पर किसी तरह का आर्थिक आमदनी उसकी अच्छी है, उसका सामाजिक स्टेटस बढ़िया है, तो वो पर्टिकुलर फैमिली क्या होगी, क्रीमी लेयर में जाएगी, ना कि पूरा का पूरा ओबीसी समुदाय क्रीमी लेयर में चला जाएगा। ऐसे ऐसे जितने भी ओबीसी परिवार एक पर्टिकुलर आय की सीमा पे आते हैं तो उनको वहाँ पर क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। इसी तरह से आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी समझ सकते हैं कि अगर 8 लाख और जो भी उसमें 5 एकड़ ज़मीन का जो प्रोविज़न उसमें रखा गया है, अगर उस लिमिट से अगर कोई परिवार उसके नीचे आता है, यहाँ पे परिवार मतलब आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से वो क्रीमी लेयर का ही बिल्कुल नया रूप है कि अगर कोई भी परिवार जिसकी आमदनी 8 लाख से कम, ज़मीनें 5 एकड़ से कम है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। तो वो किसी परिवार को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है कि जैसे ये जो जनरल कैटेगरी है उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़न लगाया गया है, तो उसमें एक सब कैटेगरी बना दी गई, उसमें एक अलग से एक मापदंड बना दिया गया है कि जो परिवार उसमें आएंगे उसको हम ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देंगे, ना कि पूरे के पूरे समुदाय को देंगे। लेकिन जब सब क्लासिफिकेशन की बात आती, उपवर्गीकरण की बात आती है, तो उसके मापदंड अलग होंगे। वहाँ पर सिर्फ आय नहीं देखी जाएगी, वहाँ पर उनका सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, हर चीज़ को देखा जाएगा। जो भी उसमें आएंगे तो एक पर्टिकुलर मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर सब क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट लागू होगा तो किसी एक जाति के पूरे समुदाय को उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्रीमी लेयर लागू है तो क्रीमी लेयर में सिर्फ परिवार को देखा जाएगा। हो सकता है कि एक ही जाति के 2 परिवार, एक परिवार को क्रीमी लेयर में रखा गया, दूसरे परिवार को क्रीमी लेयर में नहीं रखा गया,
ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम उस जाति का सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस जाति के पूरे परिवारों को उस क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें क्या है फ्रेंड्स कि अब इसमें पहली चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ बिना डेटा के तो नहीं बन सकती। अब इसमें क्या होगा, कमेटी बनेंगी, डेटा रखा जाएगा, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी कमेटी की। उसके बाद क्या होगा कि सरकारें इस पर कानून और नियम बनाएंगी। जब इस पे नियम बन जाएगा तब ये चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। अब कई मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे कि मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो ये सिस्टम अब होने वाले हैं वो सब आरक्षण के विरोध में चालू हो गए हैं। ऐसा आप सभी को लग सकता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक बेस्ट एग्जांपल इसी जजमेंट में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही जाति के दो व्यक्ति हैं। जो एक है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े, इसी में एग्जांपल दिया हुआ, इसी जजमेंट में दिया हुआ है। और दूसरा उसी जाति का व्यक्ति है जो कि एक सामान्य ग्रामीण स्कूल में पढ़ाई की है और सामान्य रूप से एक वहीं के किसी कस्बे के कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। तो दोनों को प्रतियोगिता में एक ही लेवल पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ाई की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो उनके पास एक अलग से एडवांटेज है कि उन्होंने वहाँ का स्तर देखा, वहाँ के लोगों से उनका संपर्क हुआ, उनका शैक्षणिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ और साथ में उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई। तो वो ऑलरेडी क्या है, एक आगे की उसमें मतलब एक रेस में वो ऑलरेडी 2 कदम आगे हैं। मतलब अगर एक प्रतियोगिता की जाए, एक कंपटीशन किया जाए, एक सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली जाए तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहलाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर जा रहा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उसका कोई कंपटीशन नहीं बन सकता। इसलिए वहाँ पर क्या होगा कि हम एक अलग मापदंड बनाएंगे, उनको आरक्षण की लिमिट दी जाएगी लेकिन एक उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। तो जो भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, ये कोई एक अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं कि इसमें राज्य क्या करे, कानून बनाए। अब कानून बनने में समय लगेगा, हो सकता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना भी समय लग सकता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पर कि अब मतलब यहाँ पर ये है कि अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो परसेंटेज है उस पे कोई बात नहीं की गई है। जैसे कि आपको पता है कि अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो ओबीसी को 27% है, एससी को 16% है, एसटी को 8%, 7-8% ऐसे करके उसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो परसेंटेज को नहीं चेंज किया गया है। आज भी जो परसेंटेज है आरक्षण का वो उतना ही है। जो एक लिमिट है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो आज भी है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण जो है वो एक्सेसिबल करना है किसको, जो कि पिछले पायदान में जो कैंडिडेट हैं उसी वर्ग या समूह के। मेन मेन फोकस इस चीज़ में किया जा रहा है। आरक्षण तो देना है लेकिन आरक्षण का परसेंटेज वही रहेगा। अब जिनको मिल गया है उनको कम मिले और जो जो नहीं पा रहे हैं उनको वहाँ पर दिया जाए, ताकि पूरी की पूरी जो जाति है, पूरा का पूरा जो वर्ग समूह है, उन सभी का विकास हो सके और सभी लोग क्या है कि मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ ये है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जातियां मतलब आरक्षण है लेकिन उनको एक्सेसिबल नहीं, क्योंकि जो जो परिवार या जो थोड़ा सा भी सक्षम है, जो भी शैक्षणिक रूप से मजबूत है, मतलब जो जजमेंट में कहा जा रहा है, मैं वो वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। वो क्या है कि बार बार उस चीज़ का लाभ लेते हैं, जिसकी वजह से जो उसी जाति में जो निचले पायदान के जो सदस्य हैं जिनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, उनको वहाँ पर लाभ देने की बात हो रही है। ठीक है, उससे क्या होगा कि पूरे के पूरे समाज में एक मुख्य धारा में आने का उनको अवसर मिलेगा और सब चीज़ें क्या होंगी कि धीरे धीरे करके मुख्य धारा से लोग जुड़ते चले जाएंगे और आगे चल के देश की प्रगति में वो अपना योगदान देंगे। इसका मेन पर्पज़ ये है। यहाँ पर जो बात कही गई है वो सीधे सीधे इस चीज़ों को लेकर किया गया है कि आरक्षण का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिस पे है कि जो समाज में पिछड़ गए थे, समाज में पीछे रह गए थे, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो अब 70-80 साल जिस तरीके से लागू हुआ उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके जो आरक्षण का लाभ होते हुए भी उस लाभ से लगातार वंचित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा उसका मैटर है। परसेंटेज को नहीं चेंज किया गया है, जो आरक्षण का अनुपात है वो आज भी मिल रहा है, वो औरों तक पहुंचाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वीडियो है ओनली एजुकेशनल पर्पस से है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसको लेकर के कोई एक गलत धारणा बनाई जाए।
आरक्षण है वो संवैधानिक अधिकार है, वो सभी सदस्यों को, जो भी उसके लाभार्थी हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी अभ्यर्थी हों या फिर आपकी ईडब्ल्यूएस हों, जो भी जैसा प्रोविज़न है वो उनको मिला हुआ है। और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है, इसको किसी भी तरह से ये ना देखा जाए कि कोई इसमें अपोजिशन हो रहा है, कोई अपोज कर रहा है या कोई ऐसा मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिंपल जजमेंट है मैं उसको एक्सप्लेन आपके सामने किया हूँ, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।